अब नेक्स्ट आता है आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आपने पहले भी पढ़े होंगे। एसिम्प्टोटिक नोटेशन बेसिकली होते क्या है, ये दीज नोटेशन डिस्क्राइब एल्गोरिथम परफॉर्मेंस। ये क्या बताते हैं, हमारे किसी भी एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस को बताते हैं। कौन? एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन एल्गोरिथम्स ग्रो व्हेन इनपुट साइज बिकम वेरी लार्ज। इसका मतलब क्या है, ये बताता है कि अगर हम इनपुट साइज को बढ़ाते रहेंगे तो हमारे एल्गोरिथम्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी एल्गोरिथम कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, कितनी ग्रो होगी। ये सब चीज़ें हमारी कौन बताती है? एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बताती हैं। अब जो हम पढ़ते हैं वो हम बेसिकली तो 3 पढ़ते हैं, बट हम यहाँ 5 पढ़ने वाले हैं। हम 5 मेजर नोटेशंस का यूज़ करते हैं किसी भी एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। अब वो 5 जो हमारे हैं वो हैं कौन कौन से? बिग ओ, ओमेगा, थीटा, लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा। अब सबसे पहला आता है आपका बिग ओ नोटेशन। बिग ओ, बिग पता चला, बिग यानी सबसे ऊपर। तो इसी तरीके से इसका काम है, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। बिग ओ नोटेशन क्या करता है, किसी भी हमारी एल्गोरिथम्स का अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। अपर बाउंड का मतलब क्या है कि जैसा आप अभी बताती हूँ, इसमें लिखा हुआ है दिस गिव द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम। ये हमारा रनिंग टाइम का अपर बाउंड बताता है। अपर बाउंड का मतलब क्या है कि ये बताता है कि आपको मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगेगा। टेक एन एग्जाम्पल, मुझे मेरे घर से ऑफिस जाना है, तो मुझे मेरे घर से ऑफिस जाने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, अगर ट्रैफिक भी हो, रेड लाइट भी हो, तो मुझे सबसे ज़्यादा कितना टाइम लगेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड अपर बाउंड। मुझे मेरे घर से ऑफिस जाने में मैक्स टू मैक्स 30 मिनट लगेंगे, चाहे मुझे कितना भी ट्रैफिक मिल जाए, चाहे कितनी भी रेड लाइट मिल जाए, कितना भी कुछ हो जाए, बट मुझे 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे अपने घर से ऑफिस जाने में। तो वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरा बिग ओ नोटेशन। वो रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंड कि किसी भी एल्गोरिथम को मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगेगा रन होने में। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द वर्स्ट केस परफॉर्मेंस। ऑब्वियस है, वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करेगा कि मैक्सिमम टाइम बता रहा है कि मुझे कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड वर्स्ट केस ना। क्लियर है? जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको बना कर आना अगर ये आता है। ठीक है, अगर आप ये एफ एन जो है, एफ एन और हमारा सी डॉट जेन, एफ एन जो है आपका प्रोग्राम है और सी डॉट जेन आपका वर्स्ट केस है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से इतना ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट इस के पॉइंट के बाद हमारा एफ वन और सी डॉट जेन में कितना डिफरेंस आ गया। तो यही हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बिग ओ नोटेशन, यानी जो के बाद का जो पोर्शन है ना, यही रिप्रेजेंट कर रहा है बिग ओ नोटेशन। और सी डॉट जी एन बता रहा है कि आपको इस एल्गोरिथम्स को रन करने में मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे कि लीनियर सर्च हम कर रहे हैं, लीनियर सर्च आपको पता है 1 बाय 1 हम करते हैं। लीनियर सर्च सिंपल है। लीनियर सर्च में अगर मुझे मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगेगा, अगर मेरे पास 100 एलिमेंट है और मुझे इसके अंदर से सर्च करना है 20, तो मुझे 20 जो है, मैं 99 नहीं, 100 पोजीशन पर मुझे 20 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि n एलिमेंट है और मुझे n ही पोजीशन पे क्या मिला है, जो मैं एलिमेंट को फाइंड आउट कर रही हूँ वो भी मुझे n पोजीशन पे मिल रहा है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका वर्स्ट केस ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर बाउंड्री तो रिप्रेजेंट कर रहा है। किससे बाहर? तो ऐसा तो है नहीं कि 100 से बाहर आपको मिल जाएगा। अगर n एलिमेंट है तो n ही में ही तो मिलेगा, n+1 में तो नहीं मिलेगा। यानी मैक्स टू मैक्स उसे n टाइम लग सकता है आपको उस एलिमेंट को सर्च करने में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्लियर है? जैसे 2n² + 5n + 100, तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी टर्म क्या है। ये कॉन्स्टेंट को तो हम रिमूव कर देते हैं, तो 100 को तो हम कर देंगे रिमूव। हमारे पास बचा 2n² + 5n। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 2n²। 2n² में से हमारा कांस्टेंट क्या है? 2। 2 को हमने डिस्कार्ड कर दिया, हमारे पास क्या बचा? n²। तो हमें इस प्रॉब्लम का अगर मैं अपर बाउंड बताऊं तो क्या आएगा? O ऑफ n²। ठीक है, बिग O ऑफ n²। तो ये होता है हमारा बिग O नोटेशन। बिग O नोटेशन क्या करता है? हमारा अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? इसमें आपकी इक्वेशन होती है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन। क्लियर है? नेक्स्ट होता है आपका ओमेगा। ओमेगा जस्ट अपोजिट होता है बिग ओ नोटेशन का। ओमेगा रिप्रेजेंट करता है आपका लोअर बाउंड कि मिनिमम आपको कितना टाइम लगेगा। मुझे मेरे घर से ऑफिस जाने में सबसे शॉर्टेस्ट जो रास्ता है वो मुझे 10 मिनट में पहुंचा देगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा मेरा ओमेगा नोटेशन। तो ओमेगा नोटेशन हमारे रिप्रेजेंट करता है बेस्ट केस को।
ठीक है। इट गिव द लोअर बाउंड, इट रिप्रेजेंट द बेस्ट केस परफॉर्मेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? हमारी बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे घर से ऑफिस तक का सबसे छोटा रास्ता, चाहे मैं किसी भी चीज़ से जाऊँ, मुझे मैक्स टू मैक्स 10 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, तो वो मेरे रिप्रेजेंट करेगा ओमेगा नोटेशन। ठीक है। अब लीनियर सर्च में मैंने क्या करा, बेस्ट केस क्या होगा कि जो आप एलिमेंट सर्च करो वो आपको पहली पोजीशन पे ही मिल गया है, तो इसका मतलब क्या है, कितना टाइम लगा आपको? ओमेगा ऑफ 1, यानी कांस्टेंट टाइम लगा। जैसे ही मैं चली तुरंत ही मुझे मिल गया, दैट इज कॉल्ड ओमेगा नोटेशन। तो आपका जो लोअर बाउंड है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? ओमेगा नोटेशन। ठीक है। अब आप इसमें इसके अंदर भी देख रहे होंगे, यहाँ हमारा सी डॉट जेन वही है हमारा वर्स्ट केस, और एफ एन क्या है? आपका प्रोग्राम है। तो यहाँ के बाद एकदम इनके बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है, तो एफ एन हमेरा क्या रिप्रेजेंट करे? लोअर बाउंड रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि मतलब मिनिमम इतना टाइम तो इस प्रोग्राम को लगेगा ही लगेगा। ठीक है, कितना ही आप कर लो, कितना ही इसको कहीं से भी लेके चल जाओ, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। वो रिप्रेजेंट करता है मेरा ओमेगा नोटेशन। थर्ड होता है आपका थीटा नोटेशन, ये टाइट बॉन्ड होता है, ये रिप्रेजेंट करता है अपर एंड लोअर बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे आप अभी डायग्राम में देखोगे तो ये हमारा दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। सी डॉट जी एन लोअर बॉन्ड है, अपर बॉन्ड है, बीच में हमारा फंक्शन है एफ एन। तो ये हमें बताता है कि अब इस फंक्शन में आपको लोअर बॉन्ड क्या होगा और अपर बॉन्ड क्या होगा। क्लियर है? जैसे बाइनरी सर्च में हमारा क्या होता है? लॉग एन होता है, अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड में अगर आप फंक्शन को देखोगे तो। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा कि थीटा वाला सिंपल है कि हमारा अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड हमें दोनों पता होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिटिल ओ नोटेशन। लिटिल ओ नोटेशन में आपका एफ एन और जी एन होते हैं। इसमें एफ एन, जो जी एन है आपका, वो इतनी तेजी से ग्रो करता है कि एफ एन के सामने वो कुछ नहीं है। इसका मतलब आप समझो कि एफ एन जो है वो हमारा साइकिल है, और जी एन क्या है? हमारा एरोप्लेन। अब साइकिल और एरोप्लेन का कोई कंपैरिजन है? चाहे साइकिल कितनी भी तेज चले, एरोप्लेन के साथ चलेगी कि कभी नहीं चलेगी। तो वही है इसमें कि एफ एन हमारा इतने स्लोली ग्रो होता है कि जी एन के सामने वो कुछ भी नहीं है। FN become almost nothing compared to GN when N is huge। इसमें N इतना ज़्यादा है कि FN हमारा इतना स्लोली स्लोली चल रहा है साइकिल से कि वो एरोप्लेन के सामने कुछ भी है नहीं। इस तरीके से आप समझो, दैट इज कॉल्ड लिटिल ओ नोटेशन। अ लिटिल ओमेगा नोटेशन जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें FN ग्रो बहुत जल्दी होता है जी एज कम्पेयर टू GN। अब इसमें आप ऑपोजिट समझ लो कि FN आपका क्या है? एरोप्लेन है, और GN क्या है? आपकी साइकिल है। तो उन दोनों का कोई कंपैरिजन है तो FN इतना फास्टली ह्यूज अमाउंट में क्या होता है? ग्रो होता है कि वो जीएन के सामने कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड लिटिल ओमेगा। तो हमारा क्या हो गया? बिग ओ, ओमेगा, थीटा, लिटिल और लिटिल ओमेगा। बिग ओ हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? अपर बॉन्ड, वो लोअर बॉन्ड, वो दोनों अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड। फिर हमारा क्या होता है? एफएन और जीएन में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एफएन और जीएन में हमारे क्या रिलेशन है। इसमें हमारा क्या होता है? एफएन बहुत स्लोली ग्रो होता है, इसमें हमारा एफएन बहुत फास्टली ग्रो होता है। आई होप आपको क्लियर होगी कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो ये हमारी 5 है वो किस तरीके से है। क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एफ एन इज इक्वल्स टू 2n² + 3n। सबसे पहले आपको क्या देखना है? कोई कांस्टेंट टर्म होता है आप उसको हटा दो। कोई कांस्टेंट टर्म है? नहीं है। 2n² + 3n में से बड़ा कौन है? 2n²। 2n² में क्या कोई कांस्टेंट टर्म है? यस है। तो 2 को हटा दो, तो इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई? आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या आ गई? बिग ओ ऑफ n²। अगर मैं इसकी पूछूं तो एफ एन इज इक्वल्स टू n/4। क्या कोई कांस्टेंट है? नहीं, तो n/4 ही होगी। n/4 में से कोई कांस्टेंट है? यस। n/4 में कांस्टेंट क्या है? 1/4। तो 1/4 को हटाओ तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई हमारी? O ऑफ n। क्लियर है? इस तरीके से आपको पता होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते, बट ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन क्या होता है? ये एक इक्वेशन होती है जो डिफाइन करती है रनिंग टाइम किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिथम की। आपको पता है रिकर्शन, आपने पढ़ा होगा रिकर्शन, जिसमें बेस कंडीशन होती है, फिर हम रिपीटेडली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या करता है? जो हमारा रेकरेंस रिलेशन है वो रिकर्शन की तरह ही काम करता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ये बेसिकली डिफाइन करता है रनिंग टाइम किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिथम का। क्लियर है? अब इसमें है क्या, जो भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है हम उसे स्मॉल स्मॉल सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। तो रिकर्शन जो रेकरेंस रिलेशन है, रेकरेंस रिलेशन मुझे ये बताता है कि इस पूरी प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करने में मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगेगा। मैक्स टू मैक्स क्या कि मतलब वो मुझे टोटल टाइम बताता है कि टोटल टाइम मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना लगेगा। ठीक है। जब हमारी एक बिग प्रॉब्लम है उसको हम छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करे जा रहे हैं, ठीक है, फिर इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये बताएगा कि मुझे टोटल टाइम कितना लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कौन? रेकरेंस रिलेशन। क्लियर है?
वही इसके अंदर लिखा हुआ है ना, प्रॉब्लम में सॉल्व बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉल प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन। रेकरेंस सोल्यूशन हेल्प अस अंडरस्टैंड द टोटल टाइम टेकन, कि इसको भाई कितना टोटल टाइम लगेगा, क्लियर है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट इज कॉल्ड रेकरेंस सोल्यूशन। अब इस एग्जाम्पल से पहले हम देख लेते हैं रेकरेंस सोल्यूशन के टाइप। तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं, लीनियर रिलेशन एंड डिवाइड एंड कॉन्कर। लीनियर रिलेशन में क्या होता है, लीनियर रिलेशन में सिंपल है। लीनियर इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो प्रीवियस वाले पर डिपेंड करता है। दैट इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन, डिपेंड ऑन प्रीवियस सिंगल वैल्यू। ये रिड्यूस करता है प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि एग्जाम्पल, टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस वन, तो मुझे टी एन निकालना है। तो टी एन निकालने से पहले मुझे टी एन माइनस वन चाहिए, यानी उसका जो प्रीवियस स्टेप है मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। अगर मुझे टी एन माइनस टू चाहिए तो मुझे एन माइनस वन की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब क्या है, लीनियरली हमारा काम चल रहा है। अगर मैं इस स्टेप पे हूँ तो मुझे इस स्टेप से जो पहले वाले स्टेप है मुझे वो वैल्यू चाहिए, तभी मैं इस स्टेप को बता पाऊंगी कि ये स्टेप मेरा क्या है। दैट इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन। नेक्स्ट होता है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर तो सिंपल है कि एक मेरी बड़ी प्रॉब्लम है उसे मैं छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करती जा रही हूँ। दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर। जैसे टी एन इज इक्वल्स टू टू टी एन अपॉन टू प्लस एन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एन है, और उसे मैं दो पार्ट में डिवाइड करती जा रही हूँ, एन बाय टू और एन बाय टू में। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि बेसिकली इसका मतलब है क्या जो लिखा हुआ है। ये टी एन इज इक्वल्स टू टू टी एन बाय टू प्लस एन। तो इसका मतलब क्या है कि एन क्या है, मेरा प्रॉब्लम का साइज है, और मैं उसे कितने पार्ट, ये टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इस एन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, टू पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। और जो दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ वो पार्ट क्या है, एन बाय टू एन बाय टू एन बाय टू एन बाय टू। ठीक है, इस तरीके से दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर। फिर इसको भी डिवाइड करना फर्दर, फिर इसको भी फर्दर डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, अब ये जो रेकरेंस रिलेशन है, रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब वो मेथड्स हमारे चार मेथड्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने के लिए मैक्सिमम टाइम मिलता है। तो सबसे पहला आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, देन इटरेशन मेथड होता है, देन रिकर्शन ट्री मेथड होता है, और फोर्थ होता है आपका मास्टर मेथड। तो ये चारों मेथड से आपका हर बार चारों में से कोई एक मेथड का आपका क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है AQ में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप ये समझो कि पूछा ही जाएगा सेक्शन बी में। ठीक है, अब सबसे पहले आता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट इन मेथड को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमें इक्वेशन गिवन होती है, रेकरेंस रिलेशन गिवन होता है, वो रेकरेंस रिलेशन बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है। जैसे मैंने ये लिख दिया कि टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस एन। ठीक है, ये मैंने आपको रेकरेंस रिलेशन दे दिया। अब इस रेकरेंस रिलेशन में ये टी एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी एन माइनस वन मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी ये जो एन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे पता होना चाहिए कि ये जो हर टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है, अब ये जो मेरा टी एन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम हु साइज इन एन। इसका मतलब क्या है कि इस प्रॉब्लम को मुझे कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, और उस प्रॉब्लम का साइज क्या है, एन है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है टी एन। टी एन माइनस वन क्या है, टी एन माइनस वन मुझे बता रहा है कि जो मैंने प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये जो स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मुझे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, वो रिप्रेजेंट करता है मेरा टी एन माइनस वन। और ये जो मेरा एन रिप्रेजेंट करता है, प्लस एन है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे कॉस्ट, कि मुझे कितनी कॉस्ट लग रही है इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कितना वर्क कितना टाइम, वो सब रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एन। क्लियर है, अगर ये कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे कि टी एन इज इक्वल्स टू टी एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर, तो आपको समझ आएगा कि ये जो रेकरेंस रिलेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, और उस प्रॉब्लम का साइज क्या है, एन। टी एन प्लस वन क्या है कि मैं प्रॉब्लम को जब सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, या कितना टाइम नीडिड है मुझे उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और एन स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट, कि मुझे कितना वर्क कितना टाइम लग रहा है इन पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो इक्वेशंस लिखी रहती हैं रेकरेंस रिलेशन में, बेसिकली इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की तरफ। तो सब्स्टिट्यूशन नाम से कुछ समझ आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सिंपल, एज ए नेम सजेस्ट, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम वैल्यूज़ को निकालते हैं और पुट करते जाते हैं, वैल्यूज़ को निकालते हैं और पुट करते जाते हैं, और
क्वेश्चन में इस तरीके से हमें एक बेस कंडीशन गिवन होती है, हम उस प्रॉब्लम को सब पार्ट में तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक हमें बेस कंडीशन नहीं मिलती। अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहला है आपका टी एन इज इक्वल्स टू टू टी एन अपॉन टू प्लस एन। समझ आ रहा है कि टी एन इज इक्वल्स टू टू टी एन अपॉन टू प्लस एन। इमेजिन कीजिए कि इसका इक्वेशन का मतलब क्या है कि मेरे पास एन साइज है, एन जो है मेरी प्रॉब्लम का साइज है, उसे मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, दो पार्ट में डिवाइड करूँ, एक ये रहा और एक ये रहा। और ये जो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ इसकी वैल्यू क्या है, एन बाई टू है और एन बाई टू है। और इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे कितनी कॉस्ट लग रही है, वो कितनी लग रही है, एन लग रही है। क्लियर है? इतना तो समझ आ रहा है ना कि इक्वेशन लिखी है तो उसको आप विजुअलाइज कर पा रहे हो ना कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। ठीक है, अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है आपको कि इक्वेशन आपको क्लियर हो रहे हैं। और एक बेस कंडीशन है कि एन की वैल्यू जब मेरी 1 होगी तो मेरी टी एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसको देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन क्या है, टी एन इज इक्वल्स टू टू टी एन अपॉन टू प्लस एन। मैंने अभी आपको बताया इसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या, वैल्यूज़ को निकालेंगे और यहाँ रखेंगे। क्लियर है? अब मुझे यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, टी एन बाई टू की वैल्यू को निकालनी है और यहाँ रखनी है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है, टी एन इज इक्वल्स टू टू टी एन अपॉन टू प्लस एन। ठीक है, यही तो मेरे क्वेश्चन है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे पास n की वैल्यू है, मुझे किसकी निकालनी है, n बाई टू की निकालनी है। तो मैं n की जगह क्या रख दूंगी, इस पूरी इक्वेशन में n बाई टू रख दूंगी। तो मुझे क्या करना है, n की जगह मैं n बाई टू रख देती हूँ। तो n की जगह n बाई टू रखा इज इक्वल्स टू टू टी, एन की जगह क्या रखूंगी, n बाई टू, और अपॉन टू पहले से ही है। ठीक है, यहाँ मैंने n की जगह क्या रख दिया, n बाई टू रख दिया। तो टी एन अपॉन टू प्लस इज इक्वल्स टू टू टी, टू टू ज़ा फोर, ये हो जाएगा n बाय फोर प्लस n बाय टू। तो ये जो मेरी वैल्यू आई है वो मैं इक्वेशन 1 में रख देती हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ मैं अलग पेज पे निकाल रही हूँ, सीधा मैं यहाँ रख देती हूँ। तो मेरी इक्वेशन में टी एन इज इक्वल्स टू टू बाहर ऐसे ही रहेगा, टी एन बाई टू की वैल्यू क्या है, टू टी एन बाय फोर प्लस एन बाय टू, और ये मेरा प्लस एन तो इसमें चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब टी एन इज इक्वल्स टू, टू को मैं अंदर लेके जाऊंगी तो टू इंटू फोर हो जाएगा, टी एन अपॉन फोर प्लस ये क्या हो जाएगा, टू इंटू एन बाय टू। ठीक है, क्योंकि ये जो टू ब्रैकेट के बाहर है तो वो सबके साथ जाएगा, और ये पूरा ऐसे और ये मेरे प्लस एन यहाँ रहेगा। तो यहाँ में जो आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फोर टी एन अपॉन फोर प्लस टू से टू कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एन प्लस एन। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या निकालनी है, अब मैं टी एन बाय फोर की वैल्यू निकालूंगी। जैसे मैंने टी एन बाय टू की निकाल ली, वैसे मैं टी एन बाय फोर की निकालूंगी। टी एन बाय फोर की कैसे निकालूंगी, एन की जगह एन बाय फोर पुट करके। तो एन की जगह एन बाय फोर को पुट कर दीजिए, एन बाय फोर इज इक्वल्स टू टू टी एन अपॉन फोर, और अपॉन टू ऐसी है, प्लस एन अपॉन फोर, फोर टू जो एट, तो हो जाएगा टू टी एन अपॉन एट प्लस एन बाय फोर। ठीक है, ये मेरी आ गई टी एन बाय फोर की वैल्यू। अब टी एन बाय फोर की वैल्यू मैं इसमें रख देती हूँ। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे तो टी एन इज इक्वल्स टू फोर, टी एन बाय फोर की वैल्यू क्या आई है मेरी, टू टी एन अपॉन एट प्लस एन बाय फोर प्लस एन, यही तो है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फोर को अगर मैं अंदर लेके जाती हूँ तो टी एन इज इक्वल्स टू फोर टू जा एट, एट टी एन अपॉन एट प्लस फोर इंटू एन बाय फोर। ठीक है, और यहाँ मेरा एन प्लस एन चल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो एट टी एन अपॉन एट, फोर से फोर कैंसिल, एन प्लस एन। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी एन इज इक्वल्स टू टू की पावर थ्री टी एन अपॉन टू की पावर थ्री प्लस एन, ऐसे लिख सकते हो ना। एट को तो हम टू की पावर थ्री लिख सकते हैं ना। अब हमें टू एन अपॉन टू की पावर थ्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही हम वैल्यूज़ को निकालते जाएंगे। हम मान लेते हैं डैश 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 डैश, हम वैल्यूज़ निकाल दिए। हमने क्या माना, टी एन इज इक्वल्स टू टू की पावर के टी अपॉन एन अपॉन टू की पावर के प्लस, अब मुझे एन देखना है ये मेरे किस पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मेरी के की वैल्यू टू है
अगर मेरी k की वैल्यू 2 है, अगर मैं यहाँ k की वैल्यू 2 का स्क्वायर लिख दूँ, अगर मेरी k की वैल्यू 2 है तो मेरे 2 n आ रहे हैं, अगर मेरी k की वैल्यू 3 है तो मेरे 3 n आ रहे हैं। इसका मतलब मेरी जितनी k की वैल्यू है उतने ही मेरे n आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, k इंटू एन। क्लियर है, k इंटू एन मैंने क्यों करा, क्योंकि जो मेरी जितनी मेरी k की वैल्यू है उतने ही टाइम्स मेरे n प्लस हो रहे हैं इस इक्वेशन में। तो जितनी मेरी k की वैल्यू उतनी ही मेरे n है। अब मेरी बेस कंडीशन क्या कहती है कि अगर मेरा n इक्वल 1 होगा तब मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम क्या मानते हैं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को 1 होनी चाहिए थी बट है नहीं, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि n अपॉन 2 की पावर k इज इक्वल्स टू 1। लेट अस एज्यूम, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 2 की पावर k, और k की वैल्यू निकालूंगी तो ये तो आपको पता है कि इधर जाके log n हो जाएगी। तो k की वैल्यू मेरी क्या आ गई, log n आ गई। और जो मेरी इक्वेशन है वो अब क्या बन गई, टी एन इज इक्वल्स टू 2 की पावर k, इसको t था, इसको मैंने 1 मान लिया, तो t इंटू 1 प्लस k इंटू एन। ठीक है, यहाँ से मेरी वैल्यू क्या है, k इज इक्वल्स टू लॉग एन। अब मुझे 2 की पावर k की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, n रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पता है कि 2 की पावर k की वैल्यू क्या है, n है। तो यहाँ मैंने 2 की पावर k की जगह क्या रख दी, n। और मुझे t 1 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी 1, प्लस k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू मैंने अभी निकाल लिया, k की वैल्यू क्या है मेरी, लॉग एन और n है ही तो n लॉग एन। तो मेरा क्या हुआ, n प्लस n log n। मुझे पता है कि मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कौन सी आती है, जो मेरी बड़ी है। तो n बड़ा है कि n log n बड़ा है, ऑब्वियस है n log n बड़ा है। तो मेरी जो इस रेकरेंस रिलेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वो क्या आ गई मेरी, n log n। क्लियर है, ये रहा n log n। मैंने ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाया कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है, किस तरीके से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अभी हम PYQs देखेंगे। सबसे पहले हम इनके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, टी एन इज इक्वल्स टू टी एन अपॉन 2 प्लस 1। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। टी एन इज इक्वल्स टू टी एन अपॉन 2 प्लस 1। जस्ट आपको क्या करना है, n बाई 2 की वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कीजिए। ठीक है, फिर n बाई 2 की वैल्यू को ऐसे ही मानिए, फिर k की टर्म में लीजिए, फिर जो कि भी t में आएगा उसको इक्वल 1 ले लीजिए, फिर वैल्यूज निकालिए। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, log n। क्लियर है, ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका इटरेशन मेथड। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया और उसका एक हमने एग्जांपल भी देख लिया। अब हम देखेंगे इटरेशन मेथड। ये जो हमारी इटरेशन मेथड है ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की ही तरह ही है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह ही है। हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसको एक्सपेंड करते जाते हैं, तब तक करते जाते हैं जब तक वो बेस कंडीशन तक नहीं पहुंचती। तो इन दिस मेथड वी रिपीटेडली एक्सपेंड द रेकरेंस रिलेशन अंटिल वी रीच द बेस कंडीशन। रेकरेंस रिलेशन को हम एक्सपेंड करते जाते हैं तब तक जब तक हमें बेस कंडीशन नहीं मिलती। ठीक है, इट इज कॉल्ड रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम इसके रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, एक्सपेंड करते जाते हैं, और एक्सपेंशन मेथड भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इटरेशन मेथड, आई होप इसका जो थ्योरी है कि इटरेशन मेथड है क्या, सिंपली आपको समझ आ गया होगा। अब सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि इटरेशन मेथड है क्या। टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस 1 प्लस 1, और हमें बेस कंडीशन क्या गिवन है कि T1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ रहा है कि टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस 1 प्लस 1 का मतलब क्या है कि मेरा n प्रॉब्लम है, फिर मैं उसको सब पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ n-1 एक में ही, क्योंकि इनटू में क्या है 1 है, तो इसको मैं एक ही पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, n है, फिर उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ n-1 में, और उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है 1। क्लियर है, इतना तो आपको विजुअलाइज करना आ गया है ना। ठीक है, अब सब इटरेशन मेथड भी सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की तरह है, सिंपल। जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यूज को निकालिए और वैल्यूज को रखिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा करके दिखा देती हूँ। टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस 1 प्लस 1। तो हमें टी एन माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एन की जगह क्या पुट कर देंगे, पुट एन इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। एन की जगह हम क्या कर देंगे, एन माइनस 1 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो आप n की जगह n-1 पुट कर दीजिए। n की जगह जब आप n-1 पुट करोगे तो क्या आएगा, t n-1, -1 पहली है और +1, तो ये क्या हो जाएगा, t n-2 प्लस 1। ठीक है, तो जस्ट आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे। अब हमने t n-1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब t n-1 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। t n इज इक्वल्स टू टी एन-1 की वैल्यू क्या है, t n-2
+1 और +1 हमारा पहले से ही है, तो टी एन की वैल्यू क्या आ गई मेरी, टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस टू प्लस टू। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, टी एन माइनस टू की वैल्यू निकालनी है। तो टी एन माइनस टू की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में एन की जगह क्या रखना पड़ेगा, एन माइनस टू रखना पड़ेगा। तो चलिए रख देते हैं, टी एन माइनस टू इज इक्वल्स टू टी एन माइनस टू और -1 पहले से ही है, तो -1 और +1। तो टी एन माइनस टू की मेरी वैल्यू क्या आएगी, टी एन माइनस थ्री प्लस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना पड़ेगा। तो आप ही टी एन माइनस टू की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। तो टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस थ्री प्लस 1 और +2। तो टी एन की वैल्यू मेरी क्या आ गई, टी एन माइनस थ्री प्लस 3। ऐसे ही डैश 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 ऐसे ही आप करते रहिए। तो टी एन मेरा क्या आ जाएगा, टी एन माइनस के प्लस के। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि ऐसे ही हम चलते रहे, के टाइम्स हमने किया, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, के की टर्म में टी एन माइनस के प्लस के, क्योंकि जो के की वैल्यू वही मेरा यहाँ ऐड हो रहा है। तो यहाँ मैंने के लिया है, तो इसलिए मैंने के यहाँ ऐड किया है। अब मेरी बेस कंडीशन क्या थी कि टी मेरा 1 होना चाहिए, तभी मेरी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो मुझे इसको क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि एन माइनस के मेरा क्या है, 1 है। ठीक है, यही मुझे क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ एन रह गया, यहाँ -1 इधर आ गया, इधर मेरा के क्या आ गया, तो के की वैल्यू मेरी क्या आ गई, एन माइनस 1। क्लियर है, तो टी एन इज इक्वल्स टू, ये मैंने 1 माना है, प्लस के की वैल्यू क्या आ गई मेरी, एन माइनस 1, और टी 1 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन थी 1, प्लस एन माइनस 1, +1 से -1 कैंसिल, तो मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वो कितनी आ गई मेरी, ओ ऑफ एन। क्लियर है, तो इस तरीके से मैंने टी एन माइनस 1 + 1 जो मेरी रेकरेंस रिलेशन था, मैंने इटरेशन मेथड्स की हेल्प से उसको सॉल्व किया। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व किया है, सिंपल। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो, तो टी एन इज इक्वल्स टू ओ ऑफ एन, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, थोड़ा बस कैलकुलेशन पर ध्यान देना कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए, वो हो जाएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी के की इक्वेशन बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड मेथड, जो आता है वो आता है आपका रिकर्शन ट्री मेथड। रिकर्शन ट्री मेथड्स क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, जिसमें हम रिकर्सिव कॉल करते रहते हैं। एक प्रॉब्लम आई, फिर कॉल करी, फिर रिकर्सिव कॉल हम इसमें करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तो टी एन इज इक्वल्स टू 2t n अपॉन 2 प्लस सी डॉट एन, और बेस कंडीशन क्या है, एन की वैल्यू 1 होगी, तो हमारी 1 होगी। अभी आपको समझ आया रिकर्शन ट्री मेथड, हम इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो इक्वेशन आपको समझ आ रहा है, इक्वेशन का मतलब क्या है कि मेरा प्रॉब्लम का साइज n है, मैंने उसे कितने पार्ट में डिवाइड करा, 2 पार्ट में डिवाइड करा, फर्स्ट और सेकेंड, और पहली पार्ट की और सेकेंड पार्ट की वैल्यू क्या है, n/2 और उन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे कितना कॉस्ट लग रही है, कितना टाइम और वर्क लग रहा है, c.n। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपको समझ आया ना। अब हम इस क्वेश्चन को रिकर्शन ट्री मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि टी एन इज इक्वल्स टू 2t n/2 प्लस c.n। ये क्या बता रहा है कि मेरा प्रॉब्लम का साइज क्या है, n। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने इसे प्रॉब्लम के साइज को 2 पार्ट में डिवाइड करा, जो ये 2 पार्ट में सब पार्ट में डिवाइड करा उनकी वैल्यूज क्या है, n/2 और इन दोनों में मुझे कॉस्ट कितनी लग रही है, c.n। इतना मुझे क्वेश्चन से पता चल गया कि भाई हाँ, ये मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये मेरा क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, n/2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। n/2 की वैल्यू को फाइंड आउट मैं कैसे करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह n/2 रख दूंगी। तो आप n की जगह n/2 रखिए, तो t n/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2t n/4 हो जाएगा ना, 2/2 प्लस c इंटू n/2, यही होगा ना। तो यानी अगर मैं n/2 को डिवाइड करूंगी 2 पार्ट में, तो वो क्या हो गया, n/4 में डिवाइड होंगे, और इन दोनों की कॉस्ट कितनी लगेगी, c इंटू n/2, कॉस्ट कितनी लगेगी, c इंटू n/2। इसी तरीके से अगर मैं n/2 को डिवाइड करूंगी तो इसकी n/4 लगेगी, और इसकी भी कितनी लगेगी, n/4 लगेगी, और इन दोनों की कॉस्ट मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ, क्या है, c.n/2।
अगर मैं इन चारों की कॉस्ट को कंबाइन कर दूं, इसकी सी एन बाई टू, इसकी सी एन बाई टू, तो सी इंटू एन बाई टू प्लस सी इंटू एन बाई टू, ठीक है। एलसीएम लेंगे टू सी इंटू एन प्लस सी इंटू एन, ये हो जाएगा टू सी इंटू एन और टू, टू से टू कैंसिल, तो इसमें मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है, सी इंटू एन, तो टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है इसमें भी मुझे, सी इंटू एन। समझ आया आपको किस तरीके से हुआ। अब एन बाय फोर अगर आप रखोगे तो आपका क्या होगा, अब आप डिवाइड करके देख लो, एन की जगह एन बाय फोर रखोगे तो क्या हो जाएगा, एन की जगह एन बाय फोर रखोगे तो टी एन बाय फोर इज इक्वल्स टू टू टी एन अपॉन एट प्लस सी इंटू एन बाय फोर, यही होगा। तो इसका मतलब दो पार्ट में डिवाइड करो, एन बाय एट एन बाय एट, ये एन बाय एट में हो रहा है, ये एन बाय एट, ये भी एन बाय एट, ये भी एन बाय एट, ये भी एन बाय एट, इस तरीके से हो रहा है। और हर एक को कितना कॉस्ट लग रहा है, सी इंटू एन बाय फोर, यानी इन दोनों को कितना लग रहा है, सी इंटू एन बाय फोर, इन दोनों को कितना लग रहा है, सी इंटू एन बाय फोर, और इन दोनों को कितना लग रहा है, सी इंटू एन बाय फोर, इनको कितना लग रहा है हमारा, सी इंटू एन बाय फोर। अगर मैं टोटल कॉस्ट देख लूँ, वन टू थ्री फोर, फोर इंटू सी इंटू एन बाय फोर, फोर से फोर कैंसिल, तो मुझे इस वाली स्टेज पे भी, इस वाली इक्वेशन में भी मुझे कितनी कॉस्ट मिल रही है, सी इंटू एन। इसी तरीके से अगर हम चलते रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू की पावर के, एन अपॉन टू की पावर के कैसे होगा, अगर मैं मान लूँ यहाँ एन अपॉन टू की पावर वन, फिर क्या हो रहा है, एन अपॉन टू की पावर टू, फिर एन अपॉन टू की पावर थ्री, इसी तरीके से एन अपॉन टू की पावर फोर सिक्स सेवन एट, मैंने क्या मान लिया, एन अपॉन टू की पावर के। और मुझे पता है कि मुझे इसको क्या एज्यूम करना होता है, वन, एन अपॉन टू की पावर के इज इक्वल्स टू वन, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ एन इज इक्वल्स टू टू की पावर के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, लॉग एन। इतना तो सिंपल है, आपने के की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ तक तो आपने कर दिया, बट अब ये जो आपने हाइट, ट्री की हाइट है वो आपको कैलकुलेट करनी है। ये सी बाय एन है, ये सी बाय एन, ये सी बाय एन, सी बाय एन, कितने टाइम सी बाय एन है, ठीक है। देखो यहाँ तो हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, एन अपॉन टू की पावर के, बट ये ट्री है, हर ट्री की कॉस्ट कितनी है, हर स्टेज की कॉस्ट कितनी है, सी बाय एन, सी बाय एन, सी बाय एन। तो मैं क्या कर लूँगी, सी अप सी प्लस सी डॉट एन, सी डॉट एन, सी डॉट एन, डैश डैश डैश, कितने टाइम्स, के टाइम्स, क्योंकि हमारी जो ये इटरेशन है वो कितने टाइम्स कर रहे हैं, हम के टाइम्स कर रहे हैं, तो के इंटू सी इंटू एन, ठीक है। के, तो के की वैल्यू क्या है मेरी, लॉग एन, सी कॉन्स्टेंट है, एन, तो मेरी क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट को हम रिमूव कर देते हैं तो क्या हो जाएगी मेरी, एन लॉग एन, कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या हो जाएगी, एन लॉग एन। सिंपल, आई होप आपको क्लियर होगा। किस तरीके से क्या, एक बार और समझ लेते हैं। मेरी इक्वेशन थी ये, मैंने एन प्रॉब्लम का साइज था उसे मैंने दो पार्ट में किया, एन बाय टू एन बाय टू, उनकी कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में गिवन थी कि उनकी कॉस्ट कितनी लग रही है, सी डॉट एन, ठीक है। फिर मैंने एन बाय टू की वैल्यू को फाइंड आउट करा, किस तरीके से, एन की जगह एन बाय टू पुट किया, तो मुझे पता चला कि हम कितने पार्ट में डिवाइड करें, दो पार्ट में डिवाइड करें, और उन दोनों की वैल्यू क्या है, एन बाय फोर एन बाय फोर, एन बाय फोर एन बाय फोर, और इन दोनों को कितना कॉस्ट लग रहा है, सी इंटू एन बाय टू, तो सी इंटू एन बाय टू। फिर इसे भी हमने दो पार्ट में करा, एन बाय फोर एन बाय फोर, तो इसको भी कितनी कॉस्ट लगेगी, सी इंटू एन बाय टू। अगर मैं कंबाइन कॉस्ट निकालूं तो क्या आएगी मेरी, सी इंटू एन। इसी तरीके से मैंने फिर फर्दर किया, फिर मेरी सी इंटू एन आई, ठीक है। इसी तरीके से मैं बढ़ती गई, तो मैंने क्या करा, एन अपॉन टू की पावर की, क्योंकि टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर में इंक्रीज हो रहा, तो मैंने क्या मान लिया, एन अपॉन टू की पावर की, ठीक है। आपको पता है बेस कंडीशन हम क्या मानते हैं, इज इक्वल टू वन मानते हैं, तो मैंने यहाँ के की वैल्यू निकाली, लॉग एन। अब जब भी आप रिकर्शन ट्री से कर देते हो, आप हाइट ऑफ द ट्री हमेशा लेते हो, तो हाइट ऑफ द ट्री मेरी क्या है, सी डॉट एन, सी डॉट एन, यहाँ तो सेम है। बहुत बार क्या होता है, अभी जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हमारी जो हाइट ऑफ द ट्री है वो क्या आती है, आपको हमेशा डिफरेंट आती है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होती है हमारी, आपको पता है, ऊपर से लेके नीचे तक जो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ, ये हो मतलब हमें पता होता है, वही हमारा हाइट ऑफ द ट्री होती है, इतना तो आप पता है ना, ठीक है। तो हमारी कितने, सी डॉट एन, हर लेवल पे हमारी क्या है, सेम कॉस्ट है, सी डॉट एन, 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 प्लस प्लस, कितने टाइम से हम इसे कितनी टाइम इटरेट करें, इस तो हाइट क्या है, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, कितनी हाइट है, के, टू की पावर के, तो के इंटू सी डॉट एन, के की वैल्यू निकाली, लॉग एन, सी कॉन्स्टेंट हट गया, एन, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, एन लॉग एन। आई होप आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा मतलब ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। आई होप आपको क्लियर होगा।
ठीक है, लास्ट आता है आपका मास्टर्स थ्योरम। मास्टर्स थ्योरम क्या कहती है, उसमें एक इक्वेशन होती है कि अगर आपके रेकरेंस रिलेशन इस इक्वेशन में हैं तो ही आप मास्टर्स थ्योरम्स को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम ईच ऑफ साइज n बाय n अपॉन b and needed time fn to combine the solution, then the running tn is equals to a t n upon b plus n एफ एन। इसमें क्या है, हम एक प्रॉब्लम को डिवाइड करते रहते हैं सब प्रॉब्लम में, और हर सब प्रॉब्लम का पार्ट क्या होता है एन अपॉन बी, और उन्हें कितना टाइम लग रहा है एफ एन। तो हमारी इक्वेशन जो बनती है टी एन में वो क्या बनती है, टी एन इज इक्वल्स टू ए टी एन अपॉन बी प्लस एफ एन, वेयर एफ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा एन की पावर के लॉग पी की पावर एन। ये इक्वेशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपकी रेकरेंस रिलेशन इस इक्वेशन में गिवन हो तो आप मास्टर्स थ्योरम्स लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि और क्या है इस। अब हमारे तीन केसेस होते हैं, क्या होते हैं हमारे तीन केसेस होते हैं। तीन केसेस, हमारा फर्स्ट केस क्या कहता है कि आपको जो भी इक्वेशन है उसमें आप लॉग बी की पावर ए की वैल्यू निकालो, फिर उसे कंपेयर करो कि वो के से छोटी है या बड़ी है। अगर वो के से बड़ी है, मतलब के हमारा छोटा है, लॉग बी की पावर ए की वैल्यू बड़ी है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, थीटा एन लॉग बी ए। के सेकंड क्या होता है कि लॉग बी की पावर ए, जब आप वैल्यू निकाली वो के इक्वल आ गई, तो फिर आप देखो पी की वैल्यू, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, -1 है, इक्वल टू ए लेस देन है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे तीन केस है। एन की पावर के लॉग पी प्लस 1 इंटू एन इक्वल है, तो क्या सॉल्यूशन होगा मेरा, एन की पावर के लॉग एन, और ग्रेटर देन है तो थीटा एन की पावर की। तीसरा केस क्या होता है कि मेरा के की वैल्यू बड़ी है, लॉग बी की पावर ए की वैल्यू क्या छोटी है। फिर अगर है तो फिर आप पी की वैल्यू को चेंज करो, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या पी लेस देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन है तो हमारा सॉल्यूशन ये होगा, लेस देन है तो ये होगा। अब ये जो केसेस है आप सोचोगे कि ये केसेस कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है इन केसेस में, ये केसेस आपको याद रखने हैं। आपको याद रखने की मास्टर थ्योरम की इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके बेस पे आपको ये तीनों केसेस याद करने हैं। जब भी आप ये तीनों केसेस याद कर लोगे तभी आप मास्टर थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये है क्या। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि टी एन इज इक्वल्स टू 4t एन अपॉन 2 प्लस एन अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर। सबसे पहले आप देखिए कि मास्टर्स थ्योरम से सॉल्व हो सकता है या नहीं। तो मास्टर्स थ्योरम से सॉल्व करने से आपको कैसे पता चलेगा कि मास्टर थ्योरम से सॉल्व हो सकता है नहीं, आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखिए, टी एन इज इक्वल्स टू ए टी एन अपॉन बी प्लस एफ एन। क्या ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस, ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम देखें कि हमारे मास्टर थ्योरम की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस है, तो इसका मतलब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, इसमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और एफ एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर मैं कंपेयर करूं कि ए की वैल्यू मेरी क्या आएगी इक्वेशन से, 4 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी मेरी, जो एन के अपॉन में वो मेरी बी की वैल्यू क्या आएगी मेरी 2 आएगी, और एफ एन क्या है मेरा एन स्क्वायर। एफ एन की वैल्यू क्या है हमारी, एफ एन क्या होता है, थीटा एन की पावर के लॉग पी की पावर एन। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेगी। ठीक है, बट मेरा एफ एन क्या है, मेरा एफ एन की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर। अगर मैं कंपेयर करूँ तो के की वैल्यू, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, एफ एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर लॉग 0 की पावर एन, क्योंकि लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है। ठीक है, और किसी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू भी तो 1 होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कंपेयर करूँ इससे तो मेरी वैल्यू क्या क्या आएंगी, मेरी के की वैल्यू क्या आएगी, मेरी के की वैल्यू 2 आएगी, और मेरी पी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो अब मेरे पास सारी वैल्यू आ गई है। ए की वैल्यू क्या आ गई है 4, बी की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास 2, के की वैल्यू क्या आ गई है 2, और पी की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास 0। अब आप चेक कीजिए कि अब वैल्यूज यही आई है, यस यही आई। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना होता है, मुझे लॉग बी की पावर ए निकालना होता है, लॉग बी की पावर ए निकालना होता है। तो लॉग बी की पावर ए निकालेंगे, लॉग बी क्या है आपका 2, 2 की पावर 4, फिर आप क्या करोगे लॉग एम की पावर एन। तो आप ऐसे कर सकते हो लॉग 2 बेस 2, इसे 2 की पावर 2 कर सकते हो। वैसे तो ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, बट मैं आपको बता रही हूँ, लॉग बेस 2 की इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी मेरी वैल्यू 2। ठीक है, ये तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना। अब मुझे कंपेयर किससे करना है, के की वैल्यू से। अब मेरी जो लॉग बी की पावर ए और के, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, यानी इन दोनों की वैल्यू क्या है मेरी, इक्वल है। ठीक है, तो अब इक्वल वाले में मेरा क्या होता है कि अगर लॉग बी की पावर ए, यानी यहाँ मेरा कौन सा केस लगेगा,
केस सेकंड मेरा अप्लाई होगा। अब केस सेकंड में भी मेरे 3 केसेस आते हैं, ठीक है। केस सेकंड में भी मेरे 3 केसेस आते हैं कि मुझे कौन सा केस अप्लाई करना है। मुझे क्या चेक करना है, पी की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। अब मेरी पी की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी 0 क्या वो -1 से बड़ी है, यस बड़ी है। तो ये तो पहला ही केस लगेगा, यानी पी की वैल्यू -1 से बड़ी है। तो इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा एन की पावर के लॉग p+1 इंटू एन। सिंपल, थीटा एन की पावर के की वैल्यू क्या है मेरी 2, तो एन स्क्वायर लॉग p की पावर p+1, p की वैल्यू क्या है मेरी 0, 0 + 1 1 यानी लॉग एन। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वो क्या है, एन स्क्वायर लॉग एन। कितना सिंपल है ना, कोई इसमें ट्री की हाइट नहीं जोड़नी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बेस कंडीशन नहीं चेक करने, सिंपल देखना है, वैल्यूज को निकालना है, चेक करना है कौन से केस में अप्लाई हो रहा है, और उस केस का सिंपल जो सॉल्यूशन है उसमें वैल्यूज रखिए और फाइंड आउट कीजिए। तो सिंपल आपका मास्टर थ्योरम का क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मास्टर्स थ्योरम। अब ये जो क्वेश्चन, अगर आप मैं कहूँ कि जो हमने क्वेश्चन किया था 2t n/2 + c.n, क्या अगर मैं यहाँ से c हटा दूँ, या कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आप इसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो, यस एग्जैक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मास्टर थ्योरम की हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बट अगर मैं कहूँ आप इसको सॉल्व कर दो मास्टर थ्योरम से, क्या आप इसको कर पाओगे, नहीं। क्यों, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। क्लियर है। तो मास्टर थ्योरम से ऐसे नहीं आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा आप उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये हमारे 82 2022-23 में पूछा गया था, जो कि हमारे रेफरेंस रिलेशन से क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन था क्या, इसके 2 पार्ट थे। पहला था Tn = Tn-1 + n⁴। आपको ये सॉल्व करना था बाय यूजिंग द रेफरेंस रिलेशंस, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करना था। सेकंड था आपका Tn = Tn/4 + Tn/2 + n²। क्लियर है। अब जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। Tn = Tn-1 + n⁴। अब आपको समझ आ रही है, जो इक्वेशन लिखी है, इस पूरी इक्वेशन में n क्या है, n-1 क्या है और n⁴ क्या है, वो चीज़ तो आपको क्लियर होगी। n हमारा प्रॉब्लम का साइज है, हम प्रॉब्लम के साइज को क्या कर रहे हैं, n से n-1 कर रहे हैं, और उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, हमारी n⁴ आ रही है। तब आपको बताना है कि रेकरेंस रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी। अब हमने अभी बहुत सारे मेथड्स पढ़े, सब्स्टिट्यूशन, इटरेशन, ट्री मेथड पढ़ा, और हमने मास्टर्स थ्योरम पढ़ी। तो सबसे पहले आप देखो कि मास्टर थ्योरम की जो हमारी इक्वेशन थी, क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या थी, Tn = Atn/b + Fn। क्या ये इक्वेशन उस, ये जो हमारी रेफरेंस रिलेशन है, क्या वो मास्टर थ्योरम्स के इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, नो। ऐसा कुछ है ही नहीं, n/b या Tn/b चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो इसका मतलब मास्टर्स थ्योरम हमारी नहीं लगेगी। अब बचे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, इटरेशन और ट्री, रेकरेंस ट्री मेथड। तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड को यूज करके इस रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ आप देखोगे, हाँ मैंने रेकरेंस ट्री जो मेथड्स है उससे सॉल्व किया है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि क्या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत लोगों को बहुत इजी लगता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर सकते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आपको नोट्स में रेफरेंस ट्री मेथड से मिलेगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगी, बट मैं आपको करके दिखाती हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप थोड़ा याद कीजिए, क्या था, वैल्यूज को निकालते हैं, पुट करते हैं, वैल्यूज को निकालते हैं, पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, और बेस कंडीशन तक पहुंचाते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्या, हमारा क्वेश्चन है Tn = Tn-1 + n⁴। तो हमें क्या निकालना है, Tn-1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और इक्वेशन 1 में उसको पुट करना है। अब Tn-1 की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, जो हमारी इक्वेशन 1 है, अगर हम उसमें n की जगह n-1 रख देंगे तो हमें Tn-1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब Tn-1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में n की जगह क्या पुट करेंगे, n-1 करेंगे। जब आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Tn-1 = T, n की जगह क्या पुट करेंगे, n-1, और -1 पहली है, प्लस n-1⁴। तो Tn-1 की वैल्यू क्या आएगी, Tn-2 + n-1⁴। ठीक है, वैल्यू आ गई हमारी। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखिए तो क्या होगा, Tn = Tn-1 की वैल्यू क्या है, Tn-2 + n-1⁴
प्लस एन की पावर 4। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूट कीजिए, टी एन माइनस 2 की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, फिर इसके अंदर रखिए। तो टी एन माइनस 2 की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन 1 में एन की जगह क्या रख देंगे, एन माइनस 2 रख देंगे। अगर हम इक्वेशन 1 में एन की जगह एन माइनस 2 रखेंगे तो इधर करके देख लेते हैं, तो क्या होगा, टी एन माइनस 2 इज इक्वल्स टू टी एन माइनस 2, एन की जगह एन माइनस 2 रखेंगे और -1 प्लस एन माइनस 2 की पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करके n माइनस 3 हो जाएगा, टी एन माइनस 3, -2 -1 तो -3 प्लस n माइनस 2 की पावर 4। तो इसकी भी वैल्यू आ गई, तो जस्ट आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस 3 प्लस n माइनस 2 की पावर 4 प्लस n माइनस 1 की पावर 4 प्लस n की पावर 4। ठीक है, ये हमने 3 रख दी। आप 4 भी निकाल सकते हो, 5 भी निकाल सकते हो, कितना भी निकाल सकते हो। थोड़ा सा एक और इक्वेशन, एक और स्टेप हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम टी एन माइनस 3 की वैल्यू को एक बार और निकाल लेते हैं। ठीक है, टी एन माइनस 3 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एन की जगह में क्या रखना पड़ेगा, एन माइनस 3। तो टी एन माइनस 3 इज इक्वल्स टू टी एन माइनस 3 माइनस 1 प्लस एन माइनस 3 की पावर 4। ये आ गई। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखिए, फिर देखते हैं क्या हमें क्या पैटर्न मिलता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये टी एन माइनस 4 प्लस एन माइनस 3 की पावर 4 प्लस एन माइनस 2 की पावर 4 प्लस एन माइनस 1 की पावर 4 प्लस एन की पावर 4। ठीक है, डैश डैश डैश। अब आप ऐसे वैल्यू रख दीजिए, टी एन माइनस 4 की वैल्यू रख दीजिए, फिर रखते जाइए। ठीक है, अब हमारी जो बेस कंडीशन होगी हमारी क्या होगी कि टी एन माइनस 4 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो टी एन इज इक्वल्स टू टी 1 प्लस ये एन माइनस 3 की पावर 4 प्लस एन माइनस 2 की पावर 4 प्लस एन माइनस 1 की पावर 4 प्लस एन की पावर 4। ये इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। अब आप नोटिस कीजिए कि अगर हम में एन माइनस 4 है, ये हमारी वैल्यू है 4 है, तो ये घटता जा रहा है। यहाँ देखोगे एन माइनस 4 है तो एन माइनस 3, एन माइनस 2, एन माइनस 1, एन की पावर 4। अगर मैं एन माइनस 4 की वैल्यू रख दूंगी यहाँ तो एन माइनस 5, यहाँ एन माइनस 4, एन माइनस 3, एन माइनस 2, एन माइनस 1, एन की पावर 4। इस तरीके से जो हमारी टी की टर्म है वो अगर 4 है तो हमारे जो उसके बराबर में जो सारी टर्म आ रही है वो उससे छोटी आ रही है। 3 2 1 0, 3 2 1 0, 5 तो 5 4 3 2 1 0, इस तरीके से। तो यहाँ से हमें क्या पैटर्न मिला, टी एन इज इक्वल्स टू टी 1 प्लस, अगर 1 है, अगर हमारी ये टी 1 है तो हमें 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, डैश 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 एन की पावर 4 तक हमें ये वैल्यूज मिलेंगी। मिलेंगी नहीं मिलेंगी, अब आप एक बार खुद ऑब्जर्व करो, मिलेंगी नहीं मिलेंगी। अगर मैं यहाँ एन माइनस 2 टू की पावर 4 मिलेगा, एन 3 की पावर 4 मिलेगा, 4 की पावर 4 मिलेगा, ऐसे हमें डिक्रीजिंग टर्म में मिलती ही रहेंगी। 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, अप टू कब तक मिलेगी, एन की पावर 4। क्लियर है। अब ये जो है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है जब भी हमारी 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 इस टर्म में हमारी इक्वेशन बनती है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो होता है हमारा n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन 30। ये फॉर्मूला होता है। या इसका एक और फॉर्मूला होता है कि जब हमारी इक्वेशन में 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 होते हैं, देखो यहाँ आप देखोगे, द सम ऑफ फर्स्ट n पावर ऑफ अ पोलिनोमियल डिग्री p इज इक्वल्स टू थीटा n की पावर p प्लस 1। इसका फॉर्मूला एक और होता है, थीटा n की पावर p प्लस 1। यहाँ p हमारे रिप्रेजेंट करता है पावर। पावर कितनी है, 4 है, तो थीटा की पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या आएगा, थीटा इंटू एन की पावर 5। क्लियर है। इसका ये फॉर्मूला होता है, ये वाला भी फॉर्मूला होता है, ये वाला भी फॉर्मूला होता है। क्लियर है। तो यहाँ आपको जो भी फॉर्मूला याद है आप वो कर सकते हैं। अब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे ना तो आपकी एन की पावर 5 ही आएगी। सॉल्व करके मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा, फिर 2n प्लस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन 30 चल रहा है। ठीक है, अपॉन 30। ठीक है, यहाँ n स्क्वायर प्लस n, 2n की पहला पूरी इक्वेशन में इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पहले करोगे 3 2 जा 6 n क्यूब प्लस 3 2 जा 6 n स्क्वायर माइनस का 2n, फिर प्लस 1 की करोगे तो प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन 30 हमारा चल रहा है। ठीक है, अब n स्क्वायर की अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो 6n की पावर 5, 3 और 2 5 हो जाएगा, फिर n स्क्वायर की इसमें करूंगी 6n की पावर 4 माइनस 2n क्यूब प्लस
3n⁴ प्लस ये हो जाएगा 3n⁻³ प्लस n, 3 प्लस n ही माइनस n, फिर प्लस n की करेंगे तो 6n⁴ प्लस 6n³ माइनस 2n² प्लस 3n³ प्लस 3n² माइनस n। ठीक है, ये आपकी पूरी इक्वेशन बनेगी। अब जब भी आपको पता अपॉन 30 हम निकालते हैं तो हम देखते हैं सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी टर्म की पावर कौन सी है, थीटा 6n⁵/30। कांस्टेंट को हटा देते हैं तो 6/30 हट जाएगा, तो हमारी क्या आएगी, थीटा n⁵. ठीक है, यहाँ ये भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया और डायरेक्ट आपको मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बस इसमें मेन क्या था, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो आपको ये फाइंड आउट करना था कि n⁴, 3⁴, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। और अगर आप यहाँ देखोगे ना तो डैश 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 हमारी जो इक्वेशन बनेगी Tn-k बनेगी, k तक आएगी ना, Tn-4, n-3, n-2, n-1 अप टू n-k। अब t अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो n-k को हमें 1 मानना पड़ेगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी n-1। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार और समझा देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने किया, जस्ट वैल्यूज को पुट आउट किया, हम करते गए, फिर हमने 4 तक लिया, फिर हमने देखा कि डैश 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 हम मान लेते हैं कि t ये हमें 1 मान लेते हैं। यहाँ ऐसे बनेगा ना, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ऐसे इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, लास्ट में Tn-k प्लस n-2⁴ प्लस n-1⁴ प्लस n⁴ इस तरीके से बनेंगे ना। हमने इसको क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, Tn-1 को 1 माना, फिर इस तरीके से, फिर इसमें हमें पता चल गया कि इस तरीके की हमारी पावर में टर्म बनेंगी और जस्ट हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन इस आप ऐसे अगर फर्स्ट टाइम आएगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। क्लियर है? अगर आप ट्री मेथड से देखोगे ना, रेफरेंस ट्री, तो आप उससे भी कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, आपको क्लियर होगा। तो यहाँ मैंने एक रेफरेंस ट्री से किया, उसका भी सेम ही मेथड आप एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है? मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट, इसका ही सेकेंड पार्ट जो था Tn=Tn-4 प्लस Tn-2 प्लस n²। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आप देखो कि हमारा मास्टर्स थ्योरम से हो जाएगा, नहीं होगा, उसमें 2 t की टर्म आती ही नहीं है, तो फेल हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप इसमें किसकी वैल्यू निकालेंगे, 2 टर्म की वैल्यू निकालोगे फिर उसमें करोगे, तो इट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड इज नॉट वर्थ इट इन दिस क्वेश्चन। इटरेशन नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड बचा, रेकरेंस ट्री। तो आप इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे, रेकरेंस ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देख के आपको समझ आ रहा है कि n हमारी प्रॉब्लम है, हम उसे 2 सब पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, n-4 और n-2, और उन दोनों की कॉस्ट क्या आ रही है, n²। ठीक है, जस्ट आपको यही याद रखना है। क्या है हमारा Tn=Tn=Tn-4 n/4 प्लस Tn/2 प्लस n²। ठीक है, यही तो है। अब हमारे पास n प्रॉब्लम है, n प्रॉब्लम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक है हमारा n/4 और दूसरा है हमारा n/2। उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, n²। क्लियर है? इतना तो क्लियर है ना आपको। फिर हम क्या करेंगे, n/4 की वैल्यू निकालेंगे, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, n/4 रखेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन में n की जगह n/4 रखूंगी तो n/4 T n/8, 4 रखा है n की जगह n/4 और 4 पहले से ही है, तो 4 जा 16 प्लस T n की जगह मैं क्या रखूंगी, n/4, तो 4 2 जा 8। देखो ऐसे n/4 और अपॉन में 2, तो 4 2 जा 8 प्लस n/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा क्या बना, ये जब मैं n/4 को 2 पार्ट में डिवाइड करूँ तो वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, n/16 और दूसरा क्या है मेरा n/8, और इन दोनों की कॉस्ट कितनी लग रही है मुझे, n/4 का होल स्क्वायर। क्या, n/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब n/2 की निकालते, अगर मैं n/2 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, तो इक्वेशन 1 में n की जगह n/2 रखिए, तो क्या होगा, T n/2 = T n/2 और अपॉन में 4 चल रहा है प्लस T n/2 अपॉन में 2 चल रहा है प्लस n/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, T n/4 2 जा 8 प्लस T n/4 प्लस n/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इतना तो क्लियर है ना। तो हम अगर n/2 ले रहे हैं तो n/2 को 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो एक पार्ट n/8 है
और एक पार्ट n/4 है और उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, n/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ, एक n/8 है और दूसरा क्या है, n/4 है, और इन दोनों की कॉस्ट कितनी लग रही है हमारी, n/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इस पूरा जो ये हमारा स्टेज है, लेवल है, इस पूरे लेवल की कॉस्ट निकालूं, इससे कितनी लग रही है, n² अपॉन 16। अगर मैं करूंगी तो n² अपॉन 16 आएगा, यहाँ से मेरा क्या आएगा, n²/4। तो आप इन दोनों को सॉल्व करो, n² अपॉन 16 प्लस n² अपॉन 4, 4 है ना, n²/4। तो आप इसका एलसीएम लोगे 16, 16 आ गया, n², 4 4 जा 16, तो 4n², तो ये क्या होगा, 5n²/16। यानी इस लेवल पे मेरी कॉस्ट क्या लग रही है, 5n²/16। क्लियर है। फिर आप क्या करोगे, 16 के 2 पार्ट करोगे, फिर 8 के 2 पार्ट करोगे, फिर n/8 को, फिर n/4। ठीक है। अब मैं इतना तो आपको समझ आ गया ना कि किस तरीके से करने हैं। n/16 निकालोगे तो n की जगह क्या रख दोगे आप इस इक्वेशन में, n/16। वो मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग का आपको क्लियर कर दिया कि किस तरीके से किया है। यहाँ तक समझ आ गया, 5n² अपॉन 16। इसी तरीके से जब आप n/16 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो होगा n/64 और n/32। फिर इसी तरीके से इसको करोगे n/32, n/16। इसी तरीके से आप इसे डिवाइड करते जाओगे। फिर जब आप इसकी टोटल कॉस्ट निकालोगे तो वो क्या आएगी, 25n²/256। क्लियर है। अब आपको पता है कि रेकरेंस जब भी हम ट्री मेथड से करते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट देखते हैं हर लेवल पे। तो Tn इज इक्वल टू, पहले लेवल पे हमारी कॉस्ट क्या है, n² प्लस 5n² प्लस 25n²/256। ठीक है, n² सब में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस 5/16 प्लस 25/256 प्लस डैश डैश डैश। अब आपने ही पढ़ा होगा 1 प्लस r² जीपी में, मैथमेटिक्स जब आपने पढ़ी होगी 10th 11th 12th में, तो जीपी सीरीज बनती है 1 प्लस r² इस तरीके से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरी जीपी बन रही है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस r। r क्या है मेरा, 5/16। तो क्या होगा मेरा, 5/16 को जब 1/1 माइनस 5/16 को सॉल्व करोगे तो अब 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 माइनस 5/1, तो ये ऊपर चल जाएगा 16/11। यही आ गया ना, 16/11। और मेरा n² बाहर चल रहा है तो n² इंटू 16/11। आपको पता है कि जो भी कांस्टेंट होता है हम उसको हटा देते हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, O(n²). क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस रिलेशन से हमारी यही क्वेश्चन थी। तो हमारे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ हमने क्या देखा, इसमें जो हमारे टॉपिक्स है उनको डिटेल में देखा और काफी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने ये समझा और हमने एग्जाम्पल भी समझे कि हमारे पीवाईक्यू में किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही और सब्जेक्ट्स आपके लिए लाने वाले हैं विद पीवाईक्यूज। और अगर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो कंप्लीट नोट्स हैं हमारी, जब लेक्चर सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको यूनिट वाइज नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जो आपको मिलेगी हमारे मल्टी एटम एप्लीकेशंस पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको वो लिंक पे क्लिक करना है और आप प्ले स्टोर से हमारे मल्टी एटम्स को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। और इंटर्नशिप, जॉब एंड हैकेथॉन अपडेट्स के लिए हमारे एक चैनल है मल्टी एटम्स करियर, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वहाँ डेली इंटर्नशिप, जॉब एंड हैकेथॉन अपडेट्स लाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।